क्या आप अपनी साइंस प्रिपरेशन में ओवर कॉन्फिडेंट हैं? क्या आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नॉलेज है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सपर्ट पीजीटी। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 10 एमसीक्यूज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो चेक करिए अपने नॉलेज को कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, राइट। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक्स प्लेस। इसमें आपको चार ऑप्शंस दी हुई हैं। चार ऑप्शन में आपको चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें कि आपको ये लगे कि ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसको हम परमानेंट चेंज कहते हैं, जिसमें मतलब कि वो रिवर्स नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास आइस मेल्ट इनटू वाटर। देखो आपको पता ही होगा, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस जो है वाटर में हो जाता है। तो ये कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंज, राइट। और हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, वेट शर्ट गॉट ड्राइड इन सनलाइट। देखो, अगर आपने वेट शर्ट लिया उसको ड्राई कर सकते हैं, ड्राई शर्ट जो होगी उसको वेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि इट इज़ ऑल्सो अ वन ऑफ द फिजिकल प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन, अ ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ओवर आयरन रॉड कैप्ट इन एयर। इस किसकी बात हो रही है यहाँ पर? रस्टिंग की बात हो रही है, क्योंकि जब हम एक आयरन रॉड लेते हैं ना, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर ब्राउन लेयर्स ही बन जाती हैं। ओके, तो अभी इसके लिए होल्ड कर लीजिए। कम टू द फोर्थ वन, दैट इज शुगर गेटिंग डिजॉल्व इन वाटर। ये भी कैसा होता है? फिजिकल चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। तो इन सारे ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है जिसमें कि कोई आप केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये क्या है? परमानेंट चेंज है, राइट। कम टू द सेकेंड वन, दैट इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। आपने ध्यान देना है इस वर्ड पे, अनचेंज्ड पे। ओके, कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और अनचेंज की जगह उसको क्या समझ लेते हैं? चेंज समझ लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है कर्डिंग ऑफ मिल्क। देखो, अब इसमें क्या देखना है हमने कि इनिशियल जो सब्सटेंस होगा, जो इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, वो कैसी रहनी चाहिए? अनचेंज्ड होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। देखो, फर्स्ट है हमारे पास कर्डिंग ऑफ मिल्क। जब भाई मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाएगा, तो उसकी जो इनिशियल स्टेट थी मिल्क, वो तो कर्ड में चेंज हो गई ना। इट मीन्स कि ये भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक। कम टू द सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है तो क्रिस्टल्स बनते हैं क्या? ओके, अभी इसमें क्या हो रहा है? अनचेंज्ड हो रहा है। कम टू द थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स में जो अगर हम फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाते हैं तो हमें दोबारा ग्रेप्स नहीं मिलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड में भी ऐसा ही कुछ होता है कि जब फूड डाइजेस्ट होता है तो ओरिजिनली फूड हमें नहीं मिलता, वो किसी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, इसका जो आंसर बनेगा बी, सेकंड क्वेश्चन का, दैट इज बी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टलाइजेशन वर्ड है ना, इसी को ही कहते हैं, इसी का ही मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। तो इट मीन्स कि इनिशियल जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं हुई, जैसे जैसे कि तैसी है, इसलिए अनचेंज्ड नहीं हुई, राइट। Come to the third question, that is the which of the following conditions help us to determine that a chemical reactions has taken place। चार ऑप्शन दी हुई है, चार ऑप्शन ना बोल के मैं अगर ये बोलूँ कि तीन ऑप्शन दी हुई है, तीन में से फोर्थ तो डी है क्योंकि, तो इन तीन ऑप्शन को आपने ध्यान से देखना है, और तीनों ऑप्शन को आपने ये देखना है कि क्या ये केमिकल रिएक्शन में एक कंडीशन के तौर पे हमें देखने को मिलती हैं। तो आंसर भी क्या हो जाएगा इसका? यस, हमें मिलती हैं ये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होते हैं, और चेंज इन कलर भी होते हैं। तीनों की तीनों चीज़ें करेक्ट है, इसलिए आंसर विल बी डी, राइट। कम टू द फोर्थ वन, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इन्वॉल्व इन अ प्रॉपरली रिटर्न केमिकल इक्वेशन। इसमें से आपने ये देखना है कि ये जो आपको ऑप्शन दी हुई हैं, तीन ऑप्शन है, फोर्थ तो डी ही है। इन तीनों में से कौन से ऐसे फीचर हैं जो एक केमिकल इक्वेशन को लिखने में हमारे हेल्प करते हैं? टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, येस। इट शुड बी बैलेंस, होनी चाहिए। इट शुड हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल स्टेट, ये भी होना चाहिए, क्योंकि जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था उसमें ये जो सी ऑप्शन है बड़े अच्छे से हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि फिजिकल स्टेट जो है सॉलिड लिक्विड गैस, अगर आपको बोर्ड के पेपर में अगर आपको मेंशन की हुई है तो आप लिख
लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे, मार्क्स नहीं कट होंगे। बट हाँ, अगर आपको केमिकल इक्वेशन है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कोई भी एक कंपाउंड ले रहे हैं या मिक्सचर ले रहे हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? Come to the next one, that is the fifth question. Why is it important to balance a chemical equation? भी क्यों जरूरी है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना? जब हम चैप्टर देख रहे थे बहुत अच्छे से हमने बैलेंसिंग की हुई है, क्योंकि बैलेंसिंग से एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनता ही बनता है। ये तो आप 100 टाइम्स रखिए कि ये क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में आने वाले, मतलब 100% तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, बट हाँ 99% तो क्वेश्चंस बनते ही हैं, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर बनेंगे। अगर डायरेक्टली केमिकल इक्वेशन नहीं आया तो कोई किसी और फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि किस चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लॉ को समझाया हुआ है, लॉ को भी बताया हुआ है कि किस लॉ की बात हो रही है। अगर आपने सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छे से है तो ऑब्जेक्टिव मार्क्स आपके कभी नहीं जाएंगे आपके हाथ से, राइट। तो इसका जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी बात हो रही है। क्लियर? कम टू द सिक्स्थ वन, दैट इज द विच इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट? देखो ध्यान किस पे देंगे आप, इनकरेक्ट पे देंगे, राइट। तो इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है? कम टू द फर्स्ट वन, the total mass of the element present in the reactant is equal to the total mass of the elements present in the product. Number of atom of each element remain the same before and after a chemical reaction. Third option we have the chemical composition of the reactant is the same before and after the reaction. D option we have mass can neither be created nor can it be destroyed in a chemical reaction. तो कौन सी इसमें incorrect है हमारे पास? Option number C, that is the chemical composition of the reactant is the same before and after the reaction. Clear? Come to the next one, that is the seventh one. Seventh question क्या कह रहा है? Which of the following correctly represent a balanced chemical equation? देखो केमिकल इक्वेशंस 4 दी हुई हैं, 4 में से आपने ये देखना है कि किस में बैलेंसिंग प्रॉपरली दी हुई हैं, राइट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है Fe1, यहाँ पर है Fe3, तो इट मीन्स कि ये तो नहीं हो सकती है ना। थर्ड ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1, यहाँ पर है 4, इट मीन्स कि बैलेंस नहीं हुई है, राइट। कम टू द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है 8 और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो कौन सी अब बच गई हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बच गया है, जो क्या है हमारा राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में क्या मेथड करना होता है हमें? इलिमिनेशन मेथड। आप इलिमिनेट करिए, जो नहीं है उनको बाहर करते जाइए, और जो आपको लग रहा है ना आंसर, उसको थोड़ी देर होल्ड करिए कि रुक जाओ अभी मैं और ऑप्शन देख लेते हैं कि और तो नहीं है कहीं ऑप्शन। कई बार तो बच्चे ऐसा होता है ऑप्शन से ही हमारा आंसर बन जाता है, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो, राइट। कम टू द एट्थ वन, व्हेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड and lead nitrate are mixed and insoluble substances separate out. The chemical equation for this. देखो अब 8th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक तो बोल दिया है पोटाशियम आयोडाइड, एक बोल दिया लेड नाइट्रेट। जब इनको मिक्स करते हैं तो कैसा रिएक्शन बनता है? अब आपके पास दिए हुए हैं ऑप्शन। ऑप्शन में बोला हुआ है कि ए ऑप्शन होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि बैलेंसिंग भी करनी है, और सबसे पहले इनके जो फॉर्मूला है, पोटाशियम आयोडाइड का फॉर्मूला हो जाएगा KI। अब KI तो है, बट ये भी देखना है हमने कि इन ऑप्शन में जो बैलेंसिंग करनी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए हमारे पास। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि देखो अब आप ओवरऑल औरों को देखो, ये बैलेंस नहीं है, सिर्फ हमारे पास बी ही ऐसा पार्ट है जो कि क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, राइट। कम टू द 9th क्वेश्चन। In order to balance the following chemical equation, the various value of the coefficient x and y। देखो अब आपको एक केमिकल इक्वेशन दे दी हुई है, केमिकल इक्वेशन में आपको पूछ लिया हुआ है कि इसमें x बताइए और एक प्रोडक्ट वाली साइड में y बता दीजिए। तो
ये आपने कैसे देखना है कि आप बैलेंसिंग देखोगे कि कैसे इसका राइट आंसर आता है। देखो, एक साइड में तो आपके पास पी बी दिया हुआ है 2, एक साइड कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा इसका ए ऑप्शन, राइट। आई होप कि आपके अभी तक बहुत अच्छे आपके आंसर्स आ रहे होंगे, सारे करेक्ट हो रहे होंगे। अपना चेक खुद कीजिए बच्चों, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज़ द 10th वन। 10th क्या बोल रहा है हमारे पास कि डिस्प्लेस, देखो एक आपको केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है, किस किस में, कॉपर एंड ऑक्सीजन में दिया हुआ है, एंड कैन बी करेक्टराइज्ड एज, क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2Cu + O2 टू गिव 2CuO। तो आपने ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा हमने क्या चीज़ पढ़ी हुई है अभी तक कि जिसमें दो चीज़ें जुड़ती हैं और एक चीज़ बन जाती हैं, राइट। दो चीज़ें जुड़ती हैं, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्प्लेस हो रहा है, डीकम्पोजिशन टूटना, कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है जिसमें दो चीज़ें डिस्प्लेस होती हैं, रिप्लेस करती हैं अपनी जगह को। तो इन चारों का जब आपको आइडिया है तो आप ये देखोगे कि जब दो चीज़ें जुड़ रही हैं ना, एक चीज़ बन रही है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसीलिए मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 10th क्वेश्चन का, सी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। आई होप कि 10 में से 10 आपके मार्क्स आए होंगे। अगर आपके 10 में से 9 मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी तैयारी सब्जेक्टिव बहुत अच्छी है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके मार्क्स आ रहे हैं 5 या बिलो 5, तो अभी बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। दोबारा अपनी NCERT बुक्स को पकड़िए, वहाँ पे अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को चेक करिए, उसको और इम्प्रूव करिए। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।